आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों में चीनी याओगन सैटेलाइट्स को कुछ खास नहीं बताया जाता। इन्हें कृषि, मौसम निगरानी और वैज्ञानिक अनुसंधान के उपकरण के रूप में वर्णित किया जाता है। हाँ, चीन जरूर ऐसा ही है, लेकिन फसल उत्पादन और जलवायु अध्ययन की इस सतह के पीछे विश्लेषक कुछ बिल्कुल अलग देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत अंतरिक्ष आधारित निगरानी नेटवर्कों में से एक की रीढ़ 2006 से चीन ने 500 से अधिक याओगन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। कुछ में सिंथेटिक एपर्चर रडार लगे हैं जो बादलों के पार या रात में भी लक्ष्यों की इमेजिंग कर सकते हैं। अन्य समन्वित समूहों में काम करते हैं, जिससे बीजिंग को लगभग वास्तविक समय में प्रशांत महासागर में जहाजों को ट्रैक करने की क्षमता मिलती है। वे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसका सीधा सैन्य उपयोग है, भले ही उन्हें नागरिक मौसम उपग्रहों के रूप में नामित किया गया हो। यही विरोधाभास इस कहानी का केंद्र है। कैसे एक कार्यक्रम जिसे शांतिपूर्ण विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया था, चीन की शक्ति प्रदर्शन, प्रतिद्वंदियों की निगरानी और नौसैनिक युद्ध की शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता का केंद्र बन गया है। हमें जिन सवालों के जवाब देने हैं वे हैं, आखिर याओगन उपग्रह वास्तव में कैसे काम करते हैं? इनकी दोहरे उपयोग की आड़ हमें चीन की रणनीति के बारे में क्या बताती है? और अगर संघर्ष की स्थिति आती है तो यह विशाल नेटवर्क कितना असुरक्षित या अजेय है? एक उपग्रह समूह का जन्म। तो जब चीन याओगन उपग्रहों की बात करता है तो वह आमतौर पर वही भाषा इस्तेमाल करता है। ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हैं, ये भूमि सर्वेक्षण के लिए हैं, कभी कभी ये तो आपदा निगरानी भी होते हैं। ये बिल्कुल भी जासूसी नहीं है। ये प्रगति के उपकरणों की तरह लगते हैं, वो तरह के उपग्रह जो हर आधुनिक देश को चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि चीन के बाहर शायद ही कोई इस कहानी पर विश्वास करता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। सिर्फ चावल की फसल का अध्ययन करने के लिए इतने महंगे उपग्रह क्यों लॉन्च किए जाएं? और इन्हें ऐसे समूह में क्यों रखा जाता है जो मौसम पूर्वानुमान से ज्यादा समुद्री निगरानी के लिए उपयुक्त है? पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि ये उपग्रह असल में सैन्य जासूसी उपग्रह हैं जो भेष बदल कर रखे गए हैं। और जब हमें पता चलता है कि इस समय कक्षा में 400 से ज्यादा ऐसे उपग्रह हैं, तो आप सोचने लगते हैं कि बीजिंग असल में क्या बना रहा है। कमाल की चावल की फसलें। अगर विश्लेषक सही हैं और अब तक के सबूतों को नजरअंदाज करना मुश्किल है, तो याओगन इस समय पृथ्वी पर सबसे बड़े गुप्त उपग्रह कार्यक्रमों में से एक है। ये उपग्रह प्रशांत महासागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स का पता लगा सकते हैं। ये जापान या ताइवान के एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती पर नजर रख सकते हैं। ये चीन की बहुचर्चित कैरियर किलर मिसाइलों के लिए टारगेटिंग डेटा भी प्रदान कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, याओगन वो आंखें हैं जो चीन की सैन्य शक्ति को कहीं ज्यादा घातक बना देती हैं। जिस बात को हम पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं वो ये है कि चीन अभी भी पर्दा क्यों बनाए हुए है। आखिर वो अरबों डॉलर खर्च करके इतना बड़ा जासूसी उपग्रह नेटवर्क क्यों बना रहा है, अगर उसे असलियत में छुपाना ही है? उदाहरण के लिए, जब अमेरिका कोई जासूसी उपग्रह लॉन्च करता है तो सबको पता होता है, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। वॉशिंगटन ये दिखावा नहीं करता कि ये मौसम उपग्रह या वैज्ञानिक परियोजनाएं हैं। वो सीधे सीधे कहते हैं, हाँ, वो चीज जासूसी के लिए है, बस यही है। हम जासूसी करते हैं, सब जासूसी करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चीन एक अलग रास्ता अपना रहा है और अपनी मंशा को सबके सामने छुपा रहा है। और इसका मतलब है कि याओगन सिर्फ एक सैन्य परियोजना नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक परियोजना भी हो सकती है। ये चीन का वो तरीका बन गया है जिससे वो आगे बढ़ सके, बिना उस तरह की प्रतिक्रिया के जो एक खुले तौर पर सैन्य प्रणाली से हो सकती है। और जितना गहराई से हम खुदाई करते हैं, उतना ही दांव और साफ नजर आने लगते हैं। अगर याओगन चीन को लगभग वास्तविक समय में अमेरिकी जहाजों को ट्रैक और निशाना बनाने की क्षमता देता है, तो दक्षिण चीन सागर में कोई भी टकराव बेहद ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यह किसी संघर्ष की शुरुआत को और तेज कर सकता है, या फिर किसी गलत अनुमान को विनाशकारी बना सकता है। और सिर्फ अमेरिका ही चिंतित नहीं है। मिस्र, जापान, ताइवान, ये सभी इस चुपचाप निगरानी के साए में जी रहे हैं। और हर याओगन लॉन्च ऐसा महसूस होता है जैसे चीन संदेश दे रहा हो कि वो सब पर नजर रखे हुए है। एक ऐसा देश जो सिर्फ एक पीढ़ी पहले अपनी आबादी को खाना खिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसके लिए अंतरिक्ष शक्ति में इस तरह की छलांग चौंकाने वाली है। ये चीन के प्रतिद्वंदियों के लिए भी डरावना है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में जो भी अंतरिक्ष की ऊंचाई पर नियंत्रण रखता है, वही धरती पर युद्ध की गति को नियंत्रित करता है। ये जिस तरह के डरावने हालात पैदा कर सकता है, वो वाकई डराने वाला है। कल्पना कीजिए कि एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जैसे यूएसएस रोनाल्ड रीगन और उसके एस्कॉर्ट्स दक्षिण चीन सागर से गुजर रहे हैं। पहले उन्हें ढूंढना भूसे के ढेर में सुई तलाशने जैसा था। चीन को गश्ती विमानों, पानी पर नजर रखने वाले मछली पकड़ने वाले जहाजों या तट के किनारे रडार स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता था। किसी स्थिति की पुष्टि करने में कई दिन लग सकते थे, और तब तक जब तक जानकारी मुख्यालय तक पहुंचती, जहाज बहुत दूर जा चुके होते। अब अरबों डॉलर के युद्धपोत जिन पर हजारों नाविक सवार हैं, अचानक खुद को पहले से कहीं ज्यादा नजर आने और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विमान वाहक पोतों की पूरी ताकत, उनकी गतिशीलता, अप्रत्याशितता, कहीं भी अचानक पहुंचने की क्षमता, ये सब उस पल से काफी कम हो जाती हैं जब याओगन सैटेलाइट्स उन्हें कक्षा से देख सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि सैटेलाइट्स तो बस सैटेलाइट्स हैं, अमेरिका के पास हैं, यूरोप के पास हैं, जापान के पास हैं। तो जब चीन भी वही करता है, तो इसमें क्या फर्क है? क्या ये इतनी बड़ी बात है कि चीन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और खुद को सैन्य ताकत में आगे रखने के लिए कदम उठा रहा है? लेकिन असली समस्या
उनकी यह प्रगति नहीं है। असल बात यह है कि वे इस बात पर जोर देते हैं कि याओगन सैटेलाइट्स कुछ और ही हैं। और जब कोई जोर देकर कहता है कि एक बिल्कुल साफ साफ जासूसी सैटेलाइट नहीं है, तो इससे ज्यादा शक पैदा होता है, बजाय इसके कि वे मान लें कि हाँ, ये एक जासूसी सैटेलाइट है। क्या? क्योंकि अगर आप मकसद छुपा रहे हैं तो जरूर मकसद मायने रखता है, और इस मामले में ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसका मतलब है कि चीन निगरानी के फायदे तो चाहता है, लेकिन ये मानने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि वो असल में क्या कर रहा है। इसमें फर्क है कि अमेरिका कहे हाँ, हमारे पास तो ही उपग्रह हैं। इसके मुकाबले बीजिंग अपने फ्लीट ट्रैकिंग सिस्टम को आपदा निगरानी या धान की फसल की निगरानी के उपकरण के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। और यहीं से असली बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि अगर वो ये छुपा सकते हैं तो और क्या छुपाया जा रहा है। अगर वो एक सैन्य उपग्रह को पर्यावरण विज्ञान की आड़ में छुपा सकते हैं, तो फिर सीमा कहां है? क्या दक्षिण चीन सागर में रिसर्च स्टेशन वाकई जलवायु विज्ञान के लिए है, या फिर वो मिसाइल बेस के लिए है? ऐसे मामलों में आमतौर पर इसके परिणाम दो तरह के होते हैं। पहला, सैन्य संतुलन के लिए जापान, भारत और ताइवान जैसे प्रतिद्वंदी अब ये मानकर नहीं चल सकते कि वे बीजिंग की नजरों से बाहर हैं। पानी पर उनकी हर गतिविधि शायद दर्ज की जा रही है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है और उसे निशाना बनाया जा सकता है। दूसरा, भू राजनीति के लिहाज से यह विश्वास को कमजोर करता है। चीन दुनिया से कुछ और कह रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। और जब भरोसा नहीं रहता तो अंतरिक्ष, व्यापार या जलवायु जैसे दूसरे क्षेत्रों में सहयोग करना और भी मुश्किल हो जाता है। और यही बड़ा सवाल है, यह चीन के बारे में क्या कहता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बीजिंग अब भी यह महसूस करता है कि वह अपनी ताकत के बारे में खुलकर नहीं बता सकता, कि जब वह दुनिया के सबसे उन्नत सैटेलाइट समूह में से एक बना रहा है, तब भी उसे इसे मासूमियत के आवरण में छुपाने की जरूरत महसूस होती है। अब इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वे पूरी तरह से झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये सैटेलाइट्स फसलों का अध्ययन कर सकते हैं, ये बाढ़ की निगरानी कर सकते हैं, ये प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान कर सकते हैं, ये मौसम पूर्वानुमान और संसाधन प्रबंधन के लिए वाकई बहुत उपयोगी हैं। और यही वजह है कि याओगन इतना चिंताजनक है। इसकी सैन्य भूमिका नागरिक उपयोगों में इतनी लिपटी हुई है कि दोनों के बीच की रेखा वास्तव में मौजूद ही नहीं है। इससे किसी भी तरह की जवाबदेही लगभग असंभव हो जाती है, क्योंकि अगर उनसे सवाल किया जाए तो उनके पास ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि याओगन वही करता है जो उसके बारे में कहा जाता है। लेकिन समस्या ये है कि उनके किसी भी दावे से बेहतर कहानी तो खुद आंकड़े ही बयां करते हैं। याओगन को आधिकारिक रूप से 2006 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर 2015 तक कक्षा में लगभग 24 उपग्रह थे। 2020 तक यह संख्या 4 गुना से भी अधिक हो गई थी और अब 2025 में यह संख्या 470 से भी ज्यादा उपग्रहों तक पहुंच गई है और लगभग हर महीने नए लॉन्च हो रहे हैं। अब हम मानते हैं कि कृषि उत्पाद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इसके लिए वाकई हर महीने एक नया उपग्रह लॉन्च करना जरूरी है? इन उपग्रहों में सिंथेटिक एपर्चर रडार जैसी तकनीक होती है, जो बादलों, कोहरे के पार भी देख सकती है। ये तकनीक रात में भी जहाजों और वाहनों की स्पष्ट रडार छवियां बना सकती है। कुछ अन्य उपग्रह इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पेलोड ले जाते हैं, जो रडार सिग्नल, रेडियो बातचीत और यहां तक कि मिसाइल गाइडेंस सिस्टम से निकलने वाले उत्सर्जन का भी पता लगा सकते हैं। इनमें ऑप्टिकल कैमरे भी होते हैं, जो ठिकानों, बंदरगाहों और निर्माण स्थलों की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें प्रदान कर सकते हैं। मूल रूप से याओगन एक टूल बॉक्स बन गया है। एक सेट उपग्रह जहाज की पहचान उसके रडार सिग्नेचर से करता है, दूसरा अंधेरे में उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और तीसरा उसकी पुष्टि के लिए फोटो खींचता है ताकि हुल नंबर की पुष्टि हो सके। ये एक समन्वित ऑपरेशन है जिसमें प्राप्त हर डेटा को चीन भर में फैले ग्राउंड स्टेशनों पर भेजा जाता है और ये डेटा सेना के कमांड सेंटर्स तक पहुंचता है। अगर याओगन उतना ही प्रभावी है जितना विश्लेषक कहते हैं, इसका मतलब है कि अब चीन के पास इंडो पैसिफिक में अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं पर लगभग रियल टाइम टारगेटिंग डेटा है। ये शक्ति संतुलन को ऐसे तरीके से काफी बदल देता है जो सिर्फ सैटेलाइट्स तक सीमित नहीं है। ये न सिर्फ सैन्य संतुलन को प्रभावित करता है, बल्कि शिपिंग लेन की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार की स्थिरता को भी प्रभावित करता है। आधुनिक युद्ध में ज्ञान उतना ही शक्तिशाली है जितना हथियारों की ताकत। सेनाएं बिना देखे लड़ाई नहीं लड़ सकती और याओगन के साथ चीन आसमान में एक ऐसी नजर बना रहा है जो अमेरिका द्वारा दशकों से परिपूर्ण की गई क्षमताओं की बराबरी कर सकती है और कुछ मामलों में उससे आगे भी निकल सकती है। अगर चीन वास्तव में प्रशांत महासागर पर वास्तविक समय में नजर रख सकता है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका सिर्फ चैन से नहीं बैठ सकता और ये मानकर नहीं चल सकता कि उसके विमान वाहक पोत सुरक्षित हैं। इसका मतलब है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया भी कोई कदम उठाने से पहले इस बात को लेकर सतर्क रहेंगे कि उन पर नजर रखी जा सकती है। इसका मतलब है कि दक्षिण पूर्व एशिया के छोटे देश यह समझते हैं कि बीजिंग की नजरें उनके समुद्र, उनके आसमान और उनके बंदरगाहों पर हैं। याओगन तारामंडल अब तक बनाए गए सबसे महत्वाकांक्षी निगरानी प्रणालियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जो 2 दशकों से भी अधिक समय में फैला है। अरबों डॉलर की लागत आई है और युद्ध के भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। ये कैसे काम करता है? अब याओगन बेड़ा 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: रडार इमेजिंग, ऑप्टिकल इमेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। इन सब के मिलकर ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वो क्षमता देते हैं जिसे सैन्य योजनाकार मल्टी डोमेन अवेयरनेस कहते हैं, यानी समुद्र, जमीन या हवा में चलने वाली किसी भी चीज को देखना, ट्रैक करना और निशाना बनाना। पहली बड़ी क्षमता है सिंथेटिक एपर्चर रडार या SAR।
एक सामान्य कैमरे के विपरीत जो साफ आसमान में सूरज की रोशनी पर निर्भर करता है, एसएआर रेडियो तरंगे भेजता है, फिर उनकी गूंज को एक छवि में बदलता है। इसका मतलब है कि याओगन के रडार सैटेलाइट बादलों, कोहरे, धुएं और यहां तक कि रात में भी देख सकते हैं। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स पर नजर रखने के लिए जुनूनी देश के लिए ये अमूल्य है। दक्षिण चीन सागर में चल रहा एक जहाज सिर्फ खराब मौसम में छुप नहीं सकता। एसएआर उसे पूरी रूपरेखा के साथ दिखा देता है। पश्चिमी रडार सैटेलाइट जैसे अमेरिकी लाल क्रॉस और सेंटिनल प्रोग्राम भी यही तकनीक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चीन का सैटेलाइट समूह अपने पैमाने के कारण ज्यादा प्रभावशाली है। सिर्फ कुछ सैटेलाइट से पूरी दुनिया को कवर करने के बजाय याओगन के पास दर्जनों सैटेलाइट्स हैं, जो इस तरह से तैनात हैं कि उनकी रिविजिट टाइम घंटे में है, दिनों में नहीं। फिर ऑप्टिकल इमेजेस भी हैं। ये हॉलीवुड के अर्थ में जासूसी सैटेलाइट के सबसे करीब है। इनमें टेलीस्कोपिक कैमरे लगे होते हैं, जो रनवे पर खड़े अलग अलग विमानों या स्टेजिंग एरिया में वाहनों की पहचान करने के लिए काफी स्पष्ट तस्वीरें ले सकते हैं। अब आधिकारिक तौर पर चीन कहता है कि ये पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट हैं, जो मैपिंग और कृषि के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये सच भी है। लेकिन जब कोई ऑप्टिकल याओगन सैटेलाइट गुआम के ऊपर से गुजरता है, जहां अमेरिकी B-52 बॉम्बर खड़े होते हैं, आप इसे सिर्फ एक संयोग नहीं कह सकते, है ना? वहां नीचे ज्यादा धान के खेत तो है नहीं। और चलिए ये भी न भूलें कि चीन ने लगातार बेहतर होते जाने में महारत हासिल कर ली है। जब शुरुआती याओगन इमेजेस की रेजोल्यूशन सिर्फ कुछ मीटर थी, जो बड़े जहाजों को देखने के लिए काफी थी, नई वर्जन अमेरिकी कीहोल सैटेलाइट्स की सब मीटर रेजोल्यूशन की बराबरी करते हैं, जो मिसाइल लॉन्चर, रडार डिश या यहां तक कि छलावरण जाल की बनावट तक ट्रैक करने के लिए काफी तेज है। तीसरा स्तंभ है सिग्नल इंटेलिजेंस या सिग्नेट। ये सैटेलाइट्स तस्वीरें बिल्कुल नहीं लेते, बल्कि ये सुनते हैं। हर रडार पल्स, हर जहाज से जहाज तक ट्रांसमिशन, हर बेतरतीब इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन, याओगन सैटेलाइट्स उसे पकड़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसे ग्राउंड स्टेशनों तक भेजते हैं। ये तकनीक नई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका ने 1970 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स के ट्रायो का इस्तेमाल कर कक्षा की ज्योमेट्री से समुद्र में सोवियत जहाजों की स्थिति का त्रिभुजीकरण करके पता लगाने की शुरुआत की थी। याओगन ने यह तकनीक लगभग पूरी तरह से कोल्ड वॉर प्लेबुक से ली है। चीन के कुछ सैटेलाइट्स को 3-3 के समूह में लॉन्च किया जाता है, जो बहुत ही सावधानी से तय की गई फॉर्मेशन में उड़ते हैं। थोड़ी-थोड़ी अलग जगहों पर मिले सिग्नलों की तुलना करके वे हजारों किलोमीटर दूर किसी रडार या रेडियो ट्रांसमीटर की सटीक लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे 3 कान अलग-अलग कोनों से सुन रहे हों। कुछ भी मिस करना वाकई बहुत मुश्किल होगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर फिलीपींस सागर में कोई अमेरिकी डिस्ट्रॉयर अपना एजिस रडार ऑन करता है, तो बहुत मुमकिन है कि याओगन उसे सुन रहा हो। अकेले में ये क्षमताएं काफी प्रभावशाली हैं, लेकिन जब ये मिलती हैं, ये मिलकर उस चीज की रीढ़ बन जाती हैं, जिसे रणनीतिकार किल चेन कहते हैं। असल में ये ऐसे काम करती है। एक सिग्नेट सैटेलाइट किसी करियर ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को पकड़ता है, एक रडार सैटेलाइट उसकी पोजीशन की पुष्टि करता है, बादलों को चीरते हुए उसकी रूपरेखा को मैप करता है, एक ऑप्टिकल सैटेलाइट उच्च रिजोल्यूशन में पुष्टि करता है, डेक पर हो रही गतिविधियों की तस्वीरें लेता है। डेटा को जमीन पर जोड़कर एकीकृत किया जाता है, जिससे चीनी कमांडरों को बेड़े की लोकेशन और मूवमेंट की लाइव तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर को DF-21D और DF-26 जैसे टारगेटिंग सिस्टम्स, जो कैरियर किलर मिसाइलें हैं, तक भेजा जाता है। 2000 के दशक के मध्य से चीन हर साल 2 से 3 याओगन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। 2010 के दशक के मध्य तक यह गति बढ़कर हर साल आधा दर्जन हो गई थी। कुछ वर्षों में 10 से अधिक लॉन्च हुए, जिससे लो अर्थ ऑर्बिट में सेंसरों की बाढ़ आ गई। अमेरिका भले ही अधिक उन्नत सैटेलाइट तैनात करता हो, लेकिन वह ये कम संख्या में करता है। एक अकेला अमेरिकी कीहोल सैटेलाइट किसी भी याओगन से बेहतर ऑप्टिक्स रख सकता है, लेकिन ऑर्बिट में ऐसे 70 सैटेलाइट नहीं है। चीन की रणनीति मात्रा और कवरेज रही है। यह लगभग ऐसा है जैसे वे अमेरिका की विशेषज्ञता को मान्यता दे रहे हों, लेकिन साथ ही यह भी कह रहे हैं कि वे आसमान में सबसे अच्छी नजर रखने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतनी नजरें रखने की बात है कि कुछ भी उनकी नजर से बच न सके। याओगन जो दर्शाने लगा है, वह प्रभुत्व की एक आधारभूत संरचना है। इसे ऐसे समझिए जैसे कक्षा में वही रणनीतिक क्षमता खड़ी करना जो एयरक्राफ्ट कैरियर या स्टेल्थ बॉम्बर बनाकर मिलती है। ये महंगा है, इसे विकसित करने में सालों लगते हैं, और ये नए मिसाइल सिस्टम की तरह सुर्खियों में नहीं आता। लेकिन इसके बिना आधुनिक सैन्य मशीन चल ही नहीं सकती। वास्तव में याओगन शायद सबसे महत्वपूर्ण चीनी सैन्य कार्यक्रम है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मेरा मतलब है, मिसाइलें सुर्खियां बटोरती हैं, फाइटर जेट्स एयर शो में दिखते हैं, लेकिन सैटेलाइट्स वे चुपचाप रहते हैं, और फिर भी वही वो हिस्सा हैं जो फाइटर जेट्स और मिसाइलों को चलाने के लिए जरूरी डेटा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा यह भी सच है कि सैटेलाइट्स केवल एक परत हैं, वे सीधे एक बड़े इकोसिस्टम से जुड़े हैं। चीन भर में फैले ग्राउंड स्टेशन, डेटा सेंटर जो इमेजरी को प्रोसेस और फ्यूज करते हैं, और AI एल्गोरिदम जो इंसानों से कहीं तेजी से विसंगतियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित हैं। याओगन के फील्ड ऑफ व्यू में जो भी उद्भूत आता है, वो सिर्फ किसी हार्ड ड्राइव पर एक कच्ची तस्वीर बनकर नहीं रह जाता। डेटा को पार्स किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, और उसे टारगेटिंग नेटवर्क्स में भेजा जाता है, जो सैटेलाइट्स को चीन के तट पर मिसाइल ब्रिगेड से जोड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह सिस्टम पूरी तरह से दोष रहित है। डेटा को सुरक्षित और रियल टाइम में ट्रांसमिट करने की समस्या अभी भी बनी हुई है। सैटेलाइट्स, ग्राउंड स्टेशंस, कमांड सेंटर्स को जोड़ना और मिसाइल बैटरियों को बिना देरी और बिना जाम हुए जोड़ना काफी जटिल है, और ये एक तकनीकी चुनौती पेश करता है। इसके अलावा सर्वाइवल का सवाल भी है।
अगर युद्ध छिड़ता है तो ये सैटेलाइट्स सबसे पहले निशाना बनाए जाएंगे। अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स तक एंटी सैटेलाइट क्षमताएं हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां याओगान की संख्या मदद करती है। एक या दो सैटेलाइट्स को नष्ट करने से नेटवर्क कमजोर नहीं होगा, इनकी संख्या ही इतनी ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह नेटवर्क नुकसान झेल सकता है और बैकअप व्यवस्थाओं को शामिल करने की क्षमता ही याओगान को इतना ताकतवर बनाती है। व्यापक प्रभाव 2020 में जब अमेरिकी नौसेना का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप गुआम के पास ऑपरेट कर रहा था, तो विश्लेषकों ने देखा कि हाल ही में लॉन्च किया गया याओगान ट्रिपलेट अपनी स्थिति में आ रहा है, जिसकी कक्षाएं हर कुछ घंटों में इस क्षेत्र को स्कैन करने के लिए डिजाइन की गई थीं। कुछ ही हफ्तों में चीनी राज्य मीडिया ने पीएलए नौसेना की अमेरिकी कैरियर्स को रियल टाइम में ट्रैक करने की क्षमता का बखान करती खबरें चलाईं। यह संबंध स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था, लेकिन संकेत साफ था और ऐसा लग रहा था जैसे चीन इशारा कर रहा हो कि उसके पास वास्तव में दिखने से कहीं अधिक क्षमता है, भले ही वे अभी भी बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहे थे। तो सवाल अब ये नहीं है कि याओगन सैटेलाइट्स सैन्य उपकरण हैं या नहीं, ये बात पहले ही तय हो चुकी है। और भी दिलचस्प कहानी ये है कि ये सैटेलाइट समूह चीन के आधुनिक युद्ध के नजरिए के बारे में क्या बताता है। कई याओगन सैटेलाइट्स अपने अमेरिकी समकक्षों की तुलना में कम उन्नत हैं। उनमें शायद वही रेजोल्यूशन या इंक्रिप्शन न हो, लेकिन उनकी संख्या इस कमी को पूरा कर देती है। हालांकि सैटेलाइट्स की संख्या भी नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि इससे भीड़, ओवरलैप और रखरखाव की समस्याओं का खतरा रहता है। इसके अलावा यह भी सच है कि सैटेलाइट्स जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और इतने बड़े सैटेलाइट समूह को चालू रखने के लिए लगातार लॉन्च करना जरूरी होता है। यही एक वजह है कि चीन के रॉकेट लॉन्च पैड्स ताइवान, ताइयुआन, जूचुआन, शीजियांग पर लगातार गतिविधि देखी गई है। लेकिन चीन सिर्फ अपनी युद्ध रणनीतियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और न ही सिर्फ सैन्य रूप से मजबूत देशों पर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के छोटे देश भी हैं, जहां वो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को एक सहयोगी परियोजना के रूप में प्रचारित करता है। इन देशों की आपदा निगरानी, जलवायु विश्लेषण और फिर से फसल उत्पादन पूर्वानुमान में मदद करने के बहाने यह भी संदेह है कि पीएलए को दोहरे उपयोग के लाभ मिलते हैं। यह इतिहास की याद भी दिलाता है। 1960 के दशक में अमेरिका के कोरोना जासूसी उपग्रहों को मौसम अनुसंधान के रूप में छुपाया गया था। सोवियत संघ ने भी अपने जेनिट कार्यक्रम के साथ यही किया, लेकिन अब दांव और भी बड़े हैं, क्योंकि अंतरिक्ष अब केवल 2 खिलाड़ियों का मैदान नहीं रह गया है। दर्जनों देश और स्पेसएक्स तथा प्लैनेट लैब्स जैसी निजी कंपनियां अपने अपने उपग्रह समूह लॉन्च कर रही हैं और सैन्य तथा नागरिक डेटा के बीच की रेखा पहले से कहीं ज्यादा धुंधली हो गई है। ताइवानी और जापानी रक्षा मंत्रालयों की रिपोर्टों ने याओगन उपग्रहों का नाम लेकर उन्हें क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी कांग्रेस की सुनवाइयों में याओगन की सैन्य भूमिका के बारे में खुलकर चर्चा करते हैं और OSINT समुदाय इतने प्रभावी हो गए हैं कि याओगन के लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के भीतर ट्विटर थ्रेड्स उसकी कक्षा का नक्शा बना रहे होते हैं, उसके पेलोड का अनुमान लगा रहे होते हैं और मजाक कर रहे होते हैं कि वह किस अमेरिकी विमान वाहक पोत का पीछा कर रहा है। गोपनीयता अब विशेषज्ञों से सच्चाई छुपाने के बजाय कूटनीतिक माहौल में इनकार की गुंजाइश बनाए रखने के लिए ज्यादा हो गई है। लेकिन ये उपग्रह एक और चीज की ओर भी इशारा करते हैं, एक और भी ज्यादा डरावनी संभावना की ओर, यानी अंतरिक्ष के एक विवादित सैन्यकृत क्षेत्र बनने की संभावना की ओर। अमेरिका पहले ही अपनी स्पेस फोर्स खड़ी कर चुका है। रूस भले ही कम विकसित हो, फिर भी उसके पास एंटी सैटेलाइट हथियार मौजूद हैं। भारत ने 2019 में उपग्रहों को मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। चीन के अभियानों के लिए याओगन जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता जाएगा, वो भविष्य के किसी भी संघर्ष में उतना ही बड़ा निशाना बन जाएगा। एक मिसाइल, एक लेजर सिस्टम या यहाँ तक कि एक साइबर हमला भी इस सैटेलाइट समूह के कुछ हिस्सों को अंधा कर सकता है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। सैटेलाइट्स पर हमला करने से पूरी तरह युद्ध भड़कने का खतरा रहता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय कमांड और कंट्रोल के केंद्र में होते हैं। यही वो जगह है जहां याओगन के दोहरे उपयोग की अस्पष्टता खुद एक हथियार बन जाती है। उन्हें मौसम और कृषि उपग्रहों के रूप में लेबल करके बीजिंग ने स्थिति को उलझा दिया है। अगर उन पर हमला होता है तो चीन इसे नागरिक बुनियादी ढांचे पर शत्रुतापूर्ण हमला बता सकता है। अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है तो वे सैन्य स्तर की खुफिया जानकारी देना जारी रखते हैं। वो ग्रे जोन पश्चिम द्वारा दी जाने वाली किसी भी प्रतिक्रिया को जटिल बना देता है। इसमें आर्थिक दांव भी लगे हैं। सैटेलाइट्स सिर्फ सैन्य बलों की सेवा नहीं करते, वे पूरी अर्थव्यवस्था की नींव हैं। शिपिंग लेन, संसाधन खोज और वैश्विक व्यापार इस पर निर्भर करते हैं कि जहाज कहाँ हैं, मौसमी मोर्चे कहाँ बढ़ रहे हैं और फसलें कहाँ उग रही हैं। अपना खुद का नेटवर्क बनाकर चीन अमेरिकी या यूरोपीय प्रणालियों पर निर्भरता कम करता है। वास्तव में याओगन सैटेलाइट्स एक समानांतर सूचना दुनिया बनाते हैं, जिसे बीजिंग नियंत्रित करता है और जिसे वह पाकिस्तान जैसे साझेदारों के साथ चुनिंदा रूप से साझा कर सकता है। ईरान या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग लेने वाले अफ्रीकी देश। अंतरिक्ष एक और निर्यात, प्रभाव का एक और साधन बन जाता है। और फिर टिकाऊपन का सवाल आता है। लो अर्थ ऑर्बिट पहले से ही सरकारी और निजी कंपनियों के हजारों उपग्रहों से भरी हुई है। हर नया याओगन लॉन्च इस भीड़भाड़ को और बढ़ा देता है। हर असफल उपग्रह मलबा बनने का खतरा पैदा करता है, जो स्पेसएक्स के स्टारलिंक से लेकर आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मौसम निगरानी तक सब कुछ खतरे में डाल सकता है। टक्कर की श्रृंखला, जिसे कैसियस सिंड्रोम कहा जाता है, न सिर्फ सेनाओं को बल्कि आधुनिक जीवन को भी पंगु बना सकती है। इस मायने में याओगन को बनाने की चीन की जल्दबाजी साझा संसाधनों की एक बड़ी त्रासदी का हिस्सा है, जहां हर देश आसमान को भरने की दौड़ में लगा है, लेकिन कोई भी इसके परिणामों पर पूरी तरह लगाम नहीं लगा सकता। हालांकि शायद सबसे परेशान करने वाला असर मनोवैज्ञानिक है।
याओगन उपग्रह चुपचाप कक्षा में घूमते हैं, आंखों से अदृश्य रहते हैं। फिर भी वे एक ऐसे संसार का प्रतीक हैं जहां गुमनामी घटी जा रही है। जो कभी छुपा हुआ था अब ऊपर से देखा जा सकता है। और यही हमें अंतिम सवाल की ओर ले जाता है, क्या याओगन एक स्थिरता लाने वाली शक्ति है या अस्थिरता लाने वाली? सिद्धांत रूप में पारदर्शिता अचानक हमलों की संभावना को कम कर सकती है। अगर हर कोई देख सकता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, तो पहले हमला करने का प्रलोभन कम हो सकता है। हालांकि व्यवहार में याओगन चीन को एक तरफा निगरानी क्षमता प्रदान करता है, जिससे वह अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों में झांक सकता है, लेकिन बदले में वही पारदर्शिता नहीं देता। यह असंतुलन स्वाभाविक रूप से अस्थिर करने वाला है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष आधारित जासूसी का युग सिर्फ आने वाला नहीं है, बल्कि वह पहले से ही यहाँ है और याओगन निश्चित रूप से इसके केंद्र में है। देखने के लिए धन्यवाद।